हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ अलग और डरावनी भूतों की कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी नई कहानियों का सिलसिला। इस दुनिया में सबको जीने का हक है। इसी एक दुनिया में लाखों दुनिया बसती है और अपने अपने हक और वजूद के लिए कभी कभी एक दूसरे से इनका आपस में टकराव भी होता रहता है। यहाँ पर आज मैं आप सभी लोगों का परिचय करने जा रही हूँ कुछ अप्राकृतिक पहलुओं से। ये कई अलग अलग श्रेणी में बटे हुए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की ओर। शाक चुन्नी। शाक चुन्नी कोई भी महिला जो अपने उम्र से पहले ही किसी दुर्घटना का शिकार होती है, या यूं कहे कि असमय ही अगर किसी महिला की मौत हो तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी खाली पड़े घर या जंगल में निवास करती है। उसको सजना संवरना बहुत पसंद होता है। कोलकाता के एक धनाढ़ और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले भास्कर बाबू की बहन की शादी अगले महीने होने वाली थी। भास्कर बाबू का व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। शादी की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी थी। भास्कर बाबू अपनी बहन और अपनी माँ को कार में बिठाकर साड़ी खरीदने के लिए ले जा रहे थे। हालांकि भास्कर बाबू के घर पर एक व्यापारी कुछ दिन पहले ही ढेर सारी साड़ी लेकर आया था, पर भास्कर बाबू को उनमें से एक भी पसंद नहीं आई थी। वजह ये थी कि एक बार भास्कर बाबू शहर से बाहर किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी थी जो उनकी कार को रुकने का आग्रह अपने हाथ के इशारों से कर रही थी। वो महिला बहुत ही खूबसूरत थी। एक तो वो महिला बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से उसने जो साड़ी पहनी थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कार रुकते ही भास्कर बाबू ने उस महिला से कार रोकने की वजह पूछने लगे तो उस महिला ने अपना नाम मिशिता बताया और रास्ते में पड़ने वाले मिशिता साड़ी सेंटर तक कार से ले जाने का आग्रह करने लगी। तो भास्कर बाबू ने उसे अपने कार में बिठा लिया था। बातों ही बातों में भास्कर बाबू ने मिशिता से उसकी साड़ी की तारीफ की थी और ये भी कहने लगे थे कि उन्हें भी एक ऐसी ही साड़ी अपनी बहन को देनी थी। तो मिशिता ने तुरंत ही कहा कि जब भी आपको ऐसी साड़ी चाहिए तो आप सीधा मिशिता साड़ी सेंटर आ जाइएगा। वहाँ से आपको ऐसी ही और इससे भी बढ़िया बहुत सी साड़ी मिल जाएंगी। तभी से भास्कर बाबू की निगाह में वो साड़ी बस गई थी। आज भास्कर बाबू वहीं पर अपनी बहन और माँ के साथ जा रहे थे। कुछ देर के बाद भास्कर बाबू की कार मिशिता साड़ी सेंटर के सामने खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी करते ही भास्कर बाबू की नज़र मिशिता पर पड़ी। मिशिता मुस्कुराते हुए उन तीनों का स्वागत करती है और सबको साड़ी दिखाती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि ये दुकान मेरे दादाजी ने खोली थी, तब से ये दुकान है। भास्कर बाबू मिशिता की बात सुनकर खुश होते हैं। भास्कर बाबू मिशिता को देखकर कहते हैं कि अरे, आपकी दुकान में तो सारी की सारी साड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मेरा मन तो कह रहा है कि मैं सारी की सारी साड़ी खरीद लूँ या फिर आपकी दुकान ही खरीद लूँ। मिशिता भास्कर बाबू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे भास्कर बाबू, आपको रोका ही किसने है? ये दुकान आपकी ही तो है, ले लीजिए सब। भास्कर बाबू एक गहरी सांस छोड़ते हुए और अपनी आंखों में उत्सुकता को थोड़ा कम करते हुए बोलते हैं, ऐसा है मिशिता कि आप मुझे सामने वाली सारी की सारी ये 20 साड़ी पैक कर दो। बाकी अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद मिशिता साड़ी पैक करके भास्कर बाबू को मुस्कुराहट के साथ दे देती है। भास्कर बाबू भी मुस्कुराते हुए साड़ी लेकर अपनी बहन आरवी और अपनी माँ के साथ वापस से कार में बैठकर घर को लौट जाते हैं। घर पहुँचते ही आरवी खुशी के मारे सभी रिश्तेदारों को अपनी साड़ी दिखाने लगती है। साड़ियों को देखकर सभी रिश्तेदारों की तो आंखें जैसे आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। सभी एक साथ बोल पड़ते हैं, इतनी सुंदर साड़ी! आज तक तो किसी ने भी इतनी सुंदर साड़ी कभी नहीं देखी थी। उन सभी साड़ियों में एक अलग सा कोई जादू था।
सब थोड़ा सा शोर मचाते हुए आरवी से कहने लगे कि एक बार ही सही, पर आरवी तुम कोई भी एक साड़ी पहनकर दिखाओ। सबकी बात सुनकर आरवी उनमें से एक साड़ी लेकर अपने कमरे में पहनने के लिए चली जाती है। बरामदे में चहल पहल बनी रहती है। सभी लोग बाकी साड़ी देखते रहते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद आरवी अपने कमरे से दुल्हन की तरह सज धज के निकली। धीरे धीरे अपनी पलकों को ऊपर उठाकर सामने नज़र को स्थिर करते हुए मध्यम कदमों से बरामदे की ओर आने लगती है। गजब का आकर्षण, ऐसा आकर्षण जिसकी कल्पना मनुष्य शायद ही कर पाए। आरवी को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अचानक से काफ़ी देर तक सन्नाटा छा गया। फिर आरवी की चूड़ियों और पायल की आवाज़ ही वहाँ पर सुनाई दे रही थी। आरवी धीरे धीरे आगे आकर सबके सामने खड़ी हो जाती है और अपनी नज़रों को नीचे ज़मीन की तरफ कर लेती है। तभी आरवी को देखकर भास्कर बाबू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। भास्कर बाबू अपने आंसुओं को पोंछते हुए आरवी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बहन आरवी, तुम तो एकदम परी जैसी सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर लग रही हो कि हम सभी लोग शायद बता भी नहीं सकते। बस तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। आरवी नज़र नीचे किए हुए सब कुछ सुनती रहती है। बिना कोई जवाब दिए भास्कर बाबू फिर से कहते हैं, मैं तुमको ऐसी और भी साड़ियाँ लेते आऊँगा। तभी आरवी की सांसें सबसे तेज गति से चलने लगती हैं। अचानक से आरवी अपना सर ऊपर उठाती है। उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और फिर आरवी के शरीर में कुछ कंपन सा होने लगता है। आरवी भास्कर बाबू को गुस्से में देखते हुए थोड़ी सी बदली और फटी हुई आवाज़ में कहती है, कौन आरवी? आखिरकार कौन है ये आरवी? बड़ी देर से सुन रही हूँ मैं हूँ मिशिता। मिशिता हूँ मैं। इतना कहते ही आरवी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर भास्कर बाबू के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो तुरंत ही अपनी कार की तरफ भागते हैं और तुरंत अपनी कार लेकर अपने पंडित जी के घर की तरफ तेज़ी से जाने लगते हैं। कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद भास्कर बाबू को ये एहसास होता है कि अरे, पंडित जी के घर से पहले तो मिशिता साड़ी सेंटर पड़ता है। भास्कर बाबू यही सब सोच रहे थे, तभी उनकी कार मिशिता साड़ी सेंटर के सामने से गुजरने वाली थी। भास्कर बाबू अपनी कार सड़क के किनारे वहीं पर रोक देते हैं। सामने का नज़ारा देखते हुए भास्कर बाबू पसीने से तरबतर हो जाते हैं और कपकपाते हुए हाथ से कार का दरवाज़ा खोलते हैं। बदहवास से भास्कर बाबू बगल में पान की गुमटी में बैठे हुए आदमी से पूछते हैं, भाई, ये जो मिशिता साड़ी सेंटर की दुकान है, ये कब जली? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी दिन पहले जली थी, जबकि मैं अभी अभी यहाँ से साड़ी खरीद कर ले गया हूँ। भास्कर बाबू की बात सुनकर गुमटी वाला मजाकिया लहजे में कहता है, क्या भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? भास्कर बाबू गुस्से में बोलते हैं, क्या मैं तुमको पागल लगता हूँ? भास्कर बाबू की बात सुनकर गुमटी वाला भास्कर बाबू से नज़र मिलाते हुए कहता है, साहब, लगभग 2 महीने पहले ही इस दुकान में आग लग गई थी, जिसमें मिशिता मैडम के साथ साथ उनका पूरा परिवार ही जलकर मर गया था। इतना सुनते ही भास्कर बाबू तुरंत ही वहीं सड़क पर बेहोश हो जाते हैं। गुमटी वाला आश्चर्य से गुमटी से नीचे उतरकर भास्कर बाबू को देखता रहता है। तो अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी, जिन्नात, सच या फिर सच। जिन्न और जिन्नात एक प्रकार से भूत प्रेत की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी ताकतवर समझा जाता रहा है। ये अक्सर रूप बदलकर हम इंसानों की बस्ती में भी इंसान जैसे बनकर रह सकते हैं। कुछ तो बहुत ही गुस्सैल, ज़िद्दी, तो कुछ मददगार भी होते हैं। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए, जो शायद समझ से परे है। सुधीर बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला था। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। सुधीर पढ़ने में भी अव्वल था, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पाई थी। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। सुधीर के बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अब सुधीर के कंधे पर आ गई थी। कोई भी नौकरी ना लगता देख सुधीर सवारी टेम्पो चलाने का निश्चय करता है। सुधीर के ही गांव के कई लोग दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में सवारी टेम्पो चलाते थे और सभी लोग ठीक ठाक ही कमा लेते थे। सुधीर के मन में भी सवारी टेम्पो चलाकर पैसा कमाने का ख्याल आया। अगले ही दिन सुधीर ट्रेन में बैठकर नोएडा पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात उसके मित्र
राजेश और महेश से हुई। राजेश और महेश पहले से ही वहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रहते थे, तो सुधीर को वहाँ पर रहने की कोई खास परेशानी नहीं हुई। वो भी उन्हीं लोगों के साथ वहीं नोएडा सेक्टर 65 में रहने लगा। अगले दिन राजेश और महेश ने सुधीर को एक सवारी टेम्पो किराए पर दिला दी। टेम्पो मालिक ने सुधीर से कहा, देखो भाई, ऐसा है कि टेम्पो का किराया 200 रुपये है। तुम रोज़ मुझको 200 रुपये देना। उसके बाद तुम जो भी कमाओगे सारा तुम्हारा। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर टेम्पो में कोई भी खराबी हुई तो वो तुमको ही बनवाना पड़ेगा। सुधीर टेम्पो मालिक की बात सुनकर राज़ी हो गया। सुधीर डासना टोल टैक्स से नोएडा सेक्टर 62 तक अपना सवारी टेम्पो चलाने लगा। पहले दिन सुधीर को लगभग 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, जिसको देखकर राजेश और सुधीर ने हौसला अफजाई की और कहा, भाई, अभी तो तुम इस काम में नए हो तो तुम्हें लगभग 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हफ्ते 10 दिन बाद से तुम और भी कमाने लगोगे। चिंता की कोई बात नहीं है। सुधीर के कंधे पर जिम्मेदारी बहुत थी, क्योंकि पहले तो उसे अपना घर चलाना था, साथ ही साथ उसको अपनी 2 बहनों की शादी भी करनी थी। तो सुधीर पूरे मन से इस काम में लग गया। समय बीतने लगा। समय के साथ साथ सुधीर के हालत में उतना सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसके घर की माली हालत कुछ सुधर सी गई थी। एक दिन की बात है, सुधीर डासना टोल टैक्स के पास अपनी सवारी टेम्पो लेकर सवारी का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। उस दिन लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके थे, पर कोई भी सवारी सुधीर को नहीं मिल रही थी। सुधीर बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। तभी एक आदमी सूट बूट पहने हुए हाथ में एक सूटकेस लेकर सुधीर के पास आया और बोला, सुनो, सेक्टर 62 चलोगे क्या? सुधीर की आंखों में खुशी लहराने लगी। सुधीर लगभग हकलाते हुए बोला, जी साहब, आइए बैठिए, लेकिन साहब पूरे 80 रुपये लगेंगे। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे 500 रुपये दूंगा। थोड़ा जल्दी चलो। सुधीर खुश होता हुआ तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर चल देता है। वो आदमी सुधीर से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से हो? साहब, मेरा नाम सुधीर है, मैं बिहार के दरभंगा ज़िले से हूँ। सुधीर खुश होते हुए सवारी टेम्पो में लगे आईने में देखते हुए बोलता रहता है। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी फिर से कहता है, वैसे इस समय रात के 10-20 हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो कल से मुझे डासना टोल टैक्स से हर रोज़ रात 10 बजे ले सकते हो, क्योंकि मैं हर रोज़ सेक्टर 62 इसी समय पर जाता हूँ। मैं तुमको हर रोज़ 500 दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सुधीर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर भगवान का धन्यवाद करता हुआ टेम्पो चलाता रहा। कुछ देर बाद सुधीर से उस आदमी ने कहा, तुमसे पहले एक दूसरा टेम्पो वाला था, मैं हर रोज़ उसके साथ ही जाता था, पर वो कुछ दिन से अपने घर हिसार चला गया है। उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये काम तुम ही कर लेना। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। सुधीर ध्यान से सुनते हुए बोलता है, जी साहब, तुम कभी भी मेरी किसी भी बात का विरोध मत करना, और साथ ही साथ एक ख़ास बात मैं तुमको बता रहा हूँ, जो तुम्हारी दाढ़ी है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसको कभी भी कटवाना नहीं। वैसे तो डासना टोल टैक्स के पास कई टेम्पो वाले थे, पर मुझे तुम्हारी दाढ़ी ने तुम्हारी ओर आकर्षित किया था। ये बात सुनकर सुधीर हंसते हुए बोला, ठीक है साहब, मैं दाढ़ी कभी नहीं बनवाऊंगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, यहीं पर रोक लो। सुधीर ने सवारी टेम्पो रोक दिया। वो आदमी अपना सूटकेस लेकर उतरा और जहाँ पर वो बैठा था वहीं पर 500 रुपये का नोट रखकर चला गया। सुधीर बहुत खुश हुआ। वो अब हर रोज़ उस आदमी को रात के 10 बजे डासना टोल टैक्स से अपनी सवारी गाड़ी पर बिठाता था और नोएडा सेक्टर 62 पर उतार देता, और रोज़ की तरह वो आदमी 500 रुपये सीट पर रखकर चला जाता। कभी कभी सुधीर उससे अपनी कोई भी मजबूरी बताता तो वो आदमी उसी सीट पर सुधीर के हिसाब से और भी पैसे रख देता और सेक्टर 62 पर उतर जाता था। धीरे धीरे सुधीर की आमदनी काफ़ी बढ़ने लगी। उसने एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया और उसे गांव में ही एक ड्राइवर से चलवाने लगा, मगर खुद टेम्पो चालक ही बना रहा। मानो सुधीर वो सवारी टेम्पो सिर्फ उस आदमी के लिए ही चलाता था। लगभग 2 साल बीत चुके थे। सुधीर की गिनती उस समय बड़े बड़े लोगों में होने लगी थी, पर वो टेम्पो चलाना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है,
सुधीर ने उस आदमी से बोला, साहब मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जाऊंगा। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी बोला, ठीक है जाओ, मगर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। लेकिन एक खास बात याद रखना, अपनी दाढ़ी मत बनवाना। और ये लो कुछ रुपए, इस लिफाफे में रखा है, ये ले लेना, तुम्हारी बहन की शादी में काम आएंगे। इतना कहते ही वो आदमी अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चला गया। सुधीर ने जब लिफाफा खोला तो उसमें पूरे 50,000 रुपये थे। अगले दिन सुधीर ट्रेन पकड़कर वापस दरभंगा अपने घर आ गया और हंसी खुशी बहन की शादी की तैयारी करने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या है ये जोगी बाबा जैसे बने हो, जाकर दाढ़ी बनवा लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि लड़की का भाई कैसा है। सुधीर भी माँ की बात से सहमत होकर दाढ़ी बनवाकर जैसे ही अपने घर पहुँचता है वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। उसके घर वाले बड़े चिंतित होते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुधीर अचानक से बार बार उठता और बार बार बेहोश हो जाता और उठते ही लगभग गुस्साते हुए एक ही बात बार बार बोलता है, मैंने मना किया था ना मैंने मना, क्यों मेरी बात समझ नहीं आई? क्या मिला? एक बार नहीं, बार बार हर रोज़ मना किया था, मना करता ही रहा कि दाढ़ी मत बनवाना। इतना कहते ही सुधीर फिर से बेहोश हो गया। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, बेघो भूत। बेघो भूत अक्सर सुंदरबन में बाघों द्वारा मारे गए या खाए गए लोगों के भूत होते हैं। ये क्षेत्र लगभग बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से में आता है। वहाँ के रहने वाले लोग बेघो भूत को मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर जो भी लोग सुंदरबन में शहद लेने या फिर घूमने के लिए जाते हैं और अगर वे लोग किसी कारणवश बाघों का शिकार हो जाते हैं तो वही लोग बेघो भूत बनते हैं। अक्सर बेघो भूत भ्रम फैलाते हुए कभी कभी बाघ बन जाते हैं या कभी कभी खुद शिकार होने की माया रचते हैं। लीटन दास एक कंपनी में लेखक के तौर पर कार्यरत थे जो सच्ची घटनाओं पर लेख लिखते थे। एक बार कंपनी ने लीटन दास के कंधे पर बेघो भूत का लेख लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। लीटन दास एक उत्साही लेखक थे तो निकल पड़े सुंदरबन की तरफ। बस से सफ़र कर रहे लीटन दास दयापुर नामक गांव पहुंच जाते हैं जो सुंदरबन से लगभग पास का ही गांव था। वहां पहुंचते ही लीटन दास का परिचय दयापुर गांव के ही रहने वाले व्यक्ति मिथुन से हुआ। मिथुन एक गाइड था जो लोगों को सुंदरबन घुमाता था। मिथुन सुंदरबन के अच्छे बुरे सभी पहलुओं से अवगत था। मिथुन लीटन दास को लेकर निकल पड़ा सुंदरबन की तरफ। कुछ दूर का सफ़र तो इन लोगों ने मोटरसाइकिल से पूरी की, पर आगे का सफ़र एक छोटी सी नाव किराए पर लेकर वे दोनों निकल पड़े। लीटन दास मिथुन को देखकर कहने लगे, भाई वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। हाँ, एकदम अविस्मरणीय। मिथुन भी सहमति जताते हुए कहता है, हाँ सर, वास्तव में ये बहुत ही अच्छी जगह है, पर यहाँ बाघों का खतरा हमेशा बना रहता है। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। लीटन दास कहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए तो मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मिथुन, हाँ सर पूछिए। लीटन दास ने पूछा, ये बेघो भूत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मिथुन डरते हुए कहता है, क्या सर, ये नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए, खासकर तब जब आप सुंदरबन में हो, तब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लीटन दास पूछते हैं, ऐसा क्यों भाई? मिथुन, अरे सर, पता नहीं, ना जाने कितने ही लोग इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। लीटन दास पूछते हैं, कैसा शिकार, कैसा हादसा? मिथुन, अरे छोड़ो ना सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसका नाम मत लीजिए। अब आप ये सब मत पूछिए और कोई बात करिए। लीटन दास मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या डरते हो तुम? इतने हट्टे कट्टे तो हो, फिर भी डरते हो? देखो मैं तो बाहर का हूँ, फिर भी नहीं डर रहा हूँ। मिथुन झुंझलाते हुए कहता है, अरे सर, ये डरने वाली बात ही है, आप समझ क्यों नहीं रहे? लीटन दास कहते हैं, क्या नहीं समझ रहा हूँ? बेघो भूत के बारे में ही तो मैंने तुमसे पूछा है, कुछ और थोड़ी ही पूछ रहा हूँ। बेघो भूत कोई हवा तो नहीं? लीटन दास के इतना कहते ही आसमान में काले काले बादल अचानक से छाने लगे।
हवा जैसे थम सी गई। एकदम से सन्नाटा हो गया। तभी सामने से एक विशालकाय बाघ खड़ा हो जाता है। मिथुन नाव को बहुत तेजी से चलाने की कोशिश करता है, पर नाव उस जगह से टस से मस नहीं होती। लिटन दास घबराते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मिथुन, सर मैं आपसे कह रहा था कि बेखो भूत का नाम मत लो नाम बेखो भूत का। अब देखो दोनों लोग फंस गए ना, नाव आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। अब क्या करें सर? वो दोनों लोग बदहवास बस बातें ही कर रहे थे। तभी बाघ एक छलांग लगाते हुए नाव में आ जाता है। बाघ को देख लिटन दास की जैसे सांसें रुक जाती हैं। वो पसीने से तरबतर हो जाता है। धीरे धीरे बाघ लिटन दास को घूरते हुए उनके पास से गुजरने लगता है। लिटन दास अपनी सांसें रोककर एकदम स्थिर होकर वहीं पर डर के मारे खड़े रहते हैं। कुछ ही पल में वो बाघ बड़ी ही बेरहमी से लिटन दास के सामने ही मिथुन को खौफनाक तरीके से खा जाता है। पूरा का पूरा नाव खून से रंग जाता है। लिटन दास की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे अब उनकी हृदय गति बस रुकने ही वाली हो। तभी अचानक से लिटन दास क्या देखते हैं, उनके सामने अचानक से मिथुन खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। लिटन दास डरते हुए कहते हैं, अरे मिथुन, तुम तो अभी मर गए थे। इस बाघ ने तो तुमको खा लिया था, फिर अचानक से कैसे? मिथुन लगातार हंसता ही रहता है। मिथुन की हंसी रुकती ही नहीं। लिटन दास फिर से वही बात दोहराते हैं। अब मिथुन का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हो गया। मिथुन अपनी आंखों को पूरा फैलाते हुए बोलता है, क्या हुआ लिटन दास जी? तुम्हें बेघो भूत देखने का बहुत शौक था ना? ये सारी की सारी माया मेरी ही थी। जरा ध्यान से तो देखो। अरे देखो ना, मैं ही हूँ बेघो भूत, बेघो भूत। इतना सुनते ही लिटन दास वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, झरुंटिया भूत। झरुंटिया भूत ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे अक्सर छोटी सी उम्र में ही किसी कारणवश मर जाते हैं, वे ही बच्चे झरुंटिया भूत बनते हैं। झरुंटिया भूत अक्सर रोते हुए या फिर टोली बनाकर खेलते हुए दिख जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इनसे बात करने पर ये लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं यश कपूर की। यश कपूर का तबादला हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली नामक स्थान पर हुआ था। पहले वो नागपुर में थे। यश कपूर पेशे से एक पुलिस अधीक्षक थे। उनकी पत्नी का नाम लता था। उनका एक ही लड़का था, हिमांशु, जो पढ़ाई करने के लिए लंदन में ही रहता था। तो यश कपूर अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे। वैसे तो उनको अरुणाचल प्रदेश काफ़ी अच्छा लगने लगा था, सिवाय वहाँ के अनचाहे बारिश के। वहाँ पर कभी भी बारिश होने लगती थी, यही उनको थोड़ा सा अटपटा लगता था। यश कपूर हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए ज़रूर जाते थे। एक बार की बात है, वो अपनी कार चला रहे थे और उनकी पत्नी बगल वाली सीट पर बैठी थी। थोड़ी ही देर में यश कपूर एक रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार को रोक देते हैं। यश, आज मैं तुम्हें यहाँ का मसाला डोसा खिलाता हूँ। लता ने पूछा, क्यों, आखिर यहाँ के मसाला डोसा में क्या खास बात है? खास बात? तो खास बात ये है कि इस पूरे इलाके में यही एकमात्र साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ के सभी लोग साउथ इंडियन ही हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। रेस्टोरेंट में पहुँचते ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने यश और लता का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया और उन दोनों को बैठाया और पूछा, सर आप लोग क्या लेंगे? यश ने कहा, भाई देखो ऐसा है, हम लोगों को तो सिर्फ मसाला डोसा ही खाना है, तो आप वही ले आइए। मैनेजर ने कहा, ठीक है सर। कुछ देर बाद, वाकई ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लता ने कहा। हाँ, मैंने कहा था ना। तभी यश की नज़र अचानक से दरवाजे की ओर अंदर की तरफ देखते हुए एक बच्चे पर पड़ी, जो सिर्फ यश को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद यश चुपके चुपके दरवाजे की तरफ गए। तभी लता ने पीछे से यश से पूछा, अरे खाना छोड़कर कहाँ चल दिए? यश ने इशारे से कहा, रुको आ रहा हूँ। जैसे ही यश बाहर की तरफ निकले, वैसे ही वो लड़का वहाँ कहीं पर भी नहीं दिखा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद यश वापस अपने टेबल के पास आकर खाना खाने लगे। लता, क्या हुआ, कहाँ गए थे खाना छोड़ के? अरे कुछ नहीं, काफ़ी देर से एक लड़का मुझे घूर रहा था, मुझे देख रहा था, तो सोचा जाकर देख लूँ कि कहीं वो भूखा तो नहीं था, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ही वो जा चुका था।
थोड़ी देर के बाद यश हाथ धोते हुए लता से कहते हैं, वाकई मज़ा आ गया और पेट भी भर गया, अब चलो चले। लता अपने पर्स से पैसे निकालकर वेटर को दे देती है। वो दोनों लोग वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर का सफ़र तय करने के बाद अचानक से कार चलाते समय यश की नज़र सड़क के किनारे खड़े उसी बच्चे पर पड़ी। यश तुरंत ही अपनी कार रोक देता है। लता, क्या हुआ? अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? यश, अरे वही बच्चा, रुको 2 मिनट में आता हूँ। यश कार से उतरकर बच्चे के पास जाता है। वो बच्चा वहाँ सर नीचे किए हुए रोता रहता है। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो और तुम क्यों रो रहे हो? वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। बोलो बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है या किसी ने तुम्हें मारा है? बच्चा सिर हिलाते हुए इशारे से कहता है, नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं हैं, बच्चे ने कहा। बच्चे को देखकर यश को दया आ जाती है। वो उसे अपने साथ अपनी कार में बिठाकर वापस से घर की तरफ बढ़ने लगता है। लता कहती है, ये लड़का तो वाकई में बहुत प्यारा सा है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। यश ने कहा, कल मैं अपने ऑफिस पहुंचते ही इस बच्चे की फ़ोटो सभी जगह भिजवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके माँ बाप मिल जाए। कुछ देर के बाद उनका घर आ जाता है। यश बच्चे को उसका कमरा दिखाते हुए बोलता है, बेटा तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे, हम लोग बगल वाले कमरे में ही हैं। इतना कहते ही यश और लता अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब सब सो जाते हैं, रात के 2 बजे अचानक से यश की नींद खुलती है। वो देखता है वो बच्चा उसी के कमरे में खेल रहा होता है। यश चौंक जाता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोया था। यश, बेटा तुम अंदर कैसे आए, दरवाज़ा तो बंद था। बच्चा, नहीं तो, दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा ही खुला रहता है। यश ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि वो भूल गया हो दरवाज़ा बंद करना। अच्छा चलो अब अपने कमरे में सो जाओ, रात बहुत हो रही है, यश ने कहा। यश बच्चे को कमरे में ले जाता है और वो बच्चा कंबल ओढ़कर लेट जाता है। वापस से यश अपने कमरे में आता है, तभी लता उठ जाती है। लता, क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? यश पूरी बात लता को बताते बताते वापस से दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और आकर लेट जाता है। लेटे ही लेटे यश और लता दोनों लोग उस बच्चे के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वही बच्चा कमरे में फिर से आ जाता है। यश और लता दोनों उस बच्चे को देखकर चौंक कर बैठ जाते हैं। यश, अरे ये कैसे हो सकता है, दरवाज़ा तो अभी तुम्हारे सामने ही मैंने बंद किया था। लता को देखते हुए यश कहता है, लता बेटा तुम अंदर कैसे आ गए? लता भी डरती हुई उसको देखते हुए पूछती है। बच्चा, दरवाज़ा तो मेरे लिए हमेशा ही खुला रहता है। यश, तुम कौन हो? यश के इतना कहते ही वो बच्चा वापस से गायब हो जाता है। लता कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, हम लोग सपना तो नहीं देख रहे? बच्चा फिर से वापस आ जाता है। बच्चा कहता है, नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि दरवाज़ा तो मेरे लिए हमेशा ही खुला रहता है। यश और लता इतना सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। तो अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है कुछ पाने के लिए। प्राप्ति की श्रेणी में आने वाले खासकर प्रेमी जोड़े होते हैं जो या तो एक दूसरे को पाने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं या फिर इन जोड़ों को बेरहमी से मार दिया जाता है। अक्सर ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब कोई भी इनके आसपास होता है तो ये अपना आभास उन लोगों को करवा देते हैं। कहानी शुरू होती है मेरठ के 2 गांव बाप्ता गांव और सामता गांव की। वर्षों से चली आ रही दुश्मनी से लड़की बाप्ता गांव की रहने वाली तो लड़का सामता गांव का रहने वाला था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब इसकी भनक दोनों ओर के गांव वालों को हुई तो दोनों गांव के लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। तब उन दोनों को गांव के लोगों ने दोबारा से कभी ना मिलने की हिदायत बड़े ही कड़े शब्दों में दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, पर एक मनहूस दिन लड़की के भाई ने उन दोनों को एक साथ बात करते हुए देख लिया। लड़की का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति था। फिर क्या था, उसने उन दोनों को मार कर उन दोनों को गांव के ही बीच जो एक कच्चा रास्ता था जो मुख्य सड़क के पास ही था, वहीं पर एक बरगद के पेड़ पर उन दोनों का शव टांग दिया। इस आशा में
कि भविष्य में दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना करे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर उस रास्ते से कोई भी नहीं आता जाता था। वो रास्ता एकदम सुनसान सा था। इस घटना के लगभग 2 साल बाद की एक घटना है। पंकज अपनी पत्नी चारू के साथ ऑफिस के एक दोस्त की शादी में शामिल होकर वापस से मेरठ अपने घर लौट रहा था। शादी दिल्ली में ही थी, तो पंकज अपनी कार से मुख्य सड़क से ही आ रहा था। हालांकि पंकज मेरठ शहर में ही रहता था। उस दिन काफ़ी देर तक मुख्य सड़क पर जाम लगा हुआ था। पंकज झुंझलाते हुए अपनी पत्नी चारू की तरफ देखते हुए कहता है, इससे अच्छा तो हम लोग पैदल ही चल देते, इतना भीषण जाम है, कार थोड़ा सा चलाओ फिर रोकना पड़ता है। चारू, सही बात है, मेरा तो सर दर्द करने लगा है। हे भगवान, हम घर कब पहुंचेंगे? कितना ज़्यादा समय हो रहा है, 1 बजने वाले हैं। पंकज सामने देखते हुए अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए बोलता है, ऐसा है चारू, जो तुम सामने सड़क देख रही हो एक कच्ची सी? हाँ हाँ, देख तो रही हूँ। पंकज, बस थोड़ी देर और, जैसे ही हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे वैसे ही हम लोग उधर की तरफ मुड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? हम लोगों को तो सीधे ही जाना है ना? चारू ने पूछा। पंकज ने कहा, अरे हाँ भाई। चारू, फिर? पंकज ने कहा, ऐसा है ना, अगर हम लोग उस कच्चे रास्ते से चलेंगे तो लगभग 20 मिनट के बाद ही हम वापस से आगे इसी सड़क पर मिल जाएंगे और इस सिरदर्द जाम से छुटकारा मिल जाएगा और घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम क्या कहती हो? तुम जो भी करो, बस मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो, मेरा सर दर्द के मारे फट रहा है, चारू ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। पंकज अपनी कार धीरे धीरे चलाते हुए उस कच्ची सड़क पर थोड़ी देर के बाद आ गया। अब पंकज ने राहत की सांस लेते हुए कार को तेजी के साथ चलाने लगता है। पंकज, अब देखो कैसे हम लोग जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं। चारू, अरे हाँ, यहाँ तो एकदम से शांति है, पूरी की पूरी सड़क ही खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। वही तो, कुछ देर के बाद कार अपने आप बंद हो जाती है। पंकज बार बार कोशिश करता है पर कार चालू नहीं हो पाती। पंकज गुस्साते हुए, अब ये क्या नई मुसीबत है? चारू, अरे यार, जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये क्या हो गया, हम लोग कहाँ फंस गए? पंकज, घबराओ नहीं, वो सामने ही मुख्य सड़क दिखाई दे रही है, तुम शांति से बैठी रहो, कोई भी आए तुम कार से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी ही किसी कार मैकेनिक को लेकर आता हूँ। चारू, ठीक है, जल्दी आना। पंकज मुख्य सड़क की तरफ चल देता है। लगभग आधे घंटे के बाद भी जब पंकज नहीं आता तो चारू पंकज को फ़ोन करती है, पर पंकज का फ़ोन कार में ही बजने लगता है। पंकज अपना मोबाइल कार में ही भूल जाता है। चारू और भी परेशान हो जाती है। तभी चारू को ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी कार पर हाथ से पीट रहा हो। वो चारों तरफ देखती है पर कोई भी वहाँ पर नहीं रहता और बराबर से कार को पीटने की आवाज़ आती रहती है। चारू बहुत डर जाती है और घबराहट में अपने पापा को फ़ोन मिलाती है। चारू के पापा बनारस में रहते थे। चारू की पूरी बात सुनने के बाद चारू के पापा भी बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, ऐसा है कि मैं तो तुमसे बहुत दूर हूँ, मैं तो इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगा, तुम एक काम करो, पुलिस को फ़ोन करो। चारू, ठीक है पापा। चारू पापा का फ़ोन काट कर स्थानीय पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन लग जाता है। पुलिस, जी बताइए। चारू ने डरते हुए कहा, सर मेरा नाम चारू है। चारू सारी घटना विस्तार से पुलिस को बता देती है। पुलिस चारू से कहती है, चारू जी, आपके आसपास कोई निशानी, जैसे कि कोई मंदिर, मस्जिद या कुछ भी, जिससे हमको आपके पास पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई निशानी हो तो बताइए। चारू ने कहा, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक बरगद का पेड़ है और हमारी कार इसी पेड़ के नीचे है। पुलिस थोड़ा तेज़ बोलते हुए, क्या कहा? बरगद का पेड़? चारू, जी सर। पुलिस, चारू जी, कुछ भी हो जाए आप कार से बाहर मत निकलना, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, कुछ भी हो जाए आप कार से बाहर मत निकलना बस। चारू, ठीक है सर, आप जल्दी आइए। लगभग 20 मिनट बाद पुलिस की जीप चारू की कार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हो जाती है। पुलिस की तरफ से चारू को फ़ोन किया जाता है। चारू फ़ोन उठाते हुए, जी सर, आपकी जीप इतनी दूर क्यों खड़ी है, आप लोग पास में क्यों नहीं आ रहे? पुलिस, चारू जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर, बोलिए। चारू जी, आप अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर पुलिस जीप की तरफ दौड़ते हुए आ जाना, पीछे मत देखना,
कोई कितना भी बुलाए, चाहे तुम्हारे पति ही क्यों ना तुमको बुलाए, तुम पीछे मत देखना। डरते हुए चारू ने कहा, कौन बुलाएगा सर, और क्या मेरे पति यहीं पर हैं क्या? पुलिस, देखो जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो, बाकी बात मैं तुमको बाद में समझा दूंगा। ठीक है चारू जी? ठीक है सर। चारू जल्दी से अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है और अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करते हुए भागती हुई पुलिस की तरफ पहुंच जाती है। चारू जी, आप सही सलामत तो हैं? अब घबराइए मत। पर मेरे पति? चारू ने पूछा। पुलिस ने कहा, एक बार अपनी कार की तरफ देखकर बताओ, क्या वही तुम्हारे पति हैं क्या? चारू तुरंत पीछे की तरफ मुड़ती है और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, हाँ मेरे पति। और चारू बेहोश हो जाती है। पंकज कार की छत पर खड़ा होकर अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़कर सामने की तरफ देखता रहता है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी, कनभुलो। कनभुलो रूप बदलने में माहिर होते हैं। एक तरह से ये छलावा का ही रूप होते हैं। अक्सर ये अपने व्यक्तित्व से सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति इनके पीछे पीछे चलने लगता है। ये लोगों के साथ अच्छा और बुरा बर्ताव दोनों कर सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है उनकी सोच के ऊपर। रविवार का दिन था तो कॉलेज बंद था। 3 दोस्त अंबुज, झल्लर और सक्षम बीए तृतीय वर्ष के छात्र थे। वे तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। झल्लर, आज चलो उस सामने वाले पहाड़ पर चलते हैं और हम लोग वहीं पर खाना बनाकर खाते हैं। सक्षम, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर थकाई बहुत लग जाती है। झल्लर, तुम तो हो ही मरियल जैसे, तुम्हारा तो बस चले तो बस बैठे बैठे ही सब काम हो जाए। अंबुज, अरे छोड़ो, तुम लोग भी झगड़ने लगते हो। ऐसा है, खाने का सब सामान ले लो और चलो चलते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों लोग निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। लगभग 1 घंटे चलने के बाद सक्षम, तुम लोग चलो, मैं थोड़ा आराम करके आता हूँ। झल्लर, मुझको पता था कि तुम अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं। ऐसा है, हम लोग चल रहे हैं लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आना। सक्षम एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने का प्रयास करता रहता है। धीरे धीरे सक्षम चारों तरफ अपनी नज़र को घुमाते हुए देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र दूर कहीं खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो पत्थर से उतरकर उसके पास जाने लगता है। कुछ देर बाद वो लगभग उसके पास पहुंच जाता है। एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की। सक्षम, हे कौन हो तुम? लड़की, किसी लड़की से ऐसे पूछते हैं क्या? सक्षम, फिर कैसे पूछते हैं? चलो छोड़ो। सक्षम, लड़की होकर अकेले जंगल में, अगर कोई जानवर आ गया तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी? लड़की, पहली बात तो ये कि यह जंगल तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि यही मेरा घर है। और रही बात डरने की, तो जो सब कुछ पा जाते हैं या सब कुछ खो देते हैं, उनका डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सक्षम, मैं कुछ समझा नहीं। लड़की मुस्कुराती हुई, नहीं समझे? कुछ देर बाद समझ ही जाओगे। धीरे धीरे वो लड़की चलने लगती है और सक्षम भी उसके साथ साथ बात करते करते चलता रहता है। सक्षम, कुछ अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? लड़की, पूरी दुनिया गुलजार है, सिवाय इस जंगल के। जो कांटे वाली पगडंडी आती है इसमें, वो मैं ही तो हूँ। सक्षम, अरे तुम तो शायरी भी कर लेती हो। बड़ी ही शिद्दत से संभालती हूँ खुद को मैं। खुद के ही साथ रहना भी कोई मामूली बात तो नहीं। अच्छा, तो तुम अकेली रहती हो? वैसे चल कहाँ रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे रह गुजर, मेरे साथ चल, वरना मंजिल अपना ठिकाना बदल लेगी। सक्षम, तुम कोई भी बात सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो? हर बात को घुमा फिरा कर क्यों कहती हो? लड़की ने कहा, बहुत ही सीधा सा रास्ता था साहब, पर हालात ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। तुम इतनी अच्छी शायरी बोल कैसे लेती हो? हर बात पर शब्द कैसे मिलते हैं तुमको? लड़की, अभी अभी डूब कर उभरी हूँ शब्दों से, खाली पन्ने ने बेचैन बहुत किया था। सक्षम, अच्छा तो तुम रहती कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पर तुम्हारा घर हो। रहने का क्या साहब, जगह अगर दिल में हो तो लोग वहाँ भी रह लेते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग इस दुनिया में, या तो ताने मारते हैं या फिर तरस खाते हैं। वे दोनों बातें करते करते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। सक्षम घबराते हुए कहता है, अरे एक तो तुम्हारी शायरी और ऊपर से मैं इतनी दूर आ गया,
पता नहीं कहाँ हूँ अब मैं, वापस कैसे जाऊँ। लड़की, नज़्म गहरा है तो क्या हुआ, बातें तो पूरी होंगी। उतरने दो आज, मत रोको मुझे, ख्वाहिशें कुछ तो अधूरी होंगी। नहीं था वक्त दरवाजे पे, बेबस लाचार मुसाफिर, सपनों के पीछे जाते पगडंडियों में कुछ तो बात होगी। सक्षम गुस्साते हुए, अरे क्या बोल रही हो और क्यों बोल रही हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे बोलो। लड़की, अच्छा बोलो फिर। सक्षम, हाँ ऐसे बोलो ना। अब ये बताओ कि मैं कहाँ आ गया और वापस कैसे जाऊँ। कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, ये जंगल काफ़ी गहरा होता जा रहा है। लड़की हंसते हुए, परेशान मत हो, हाथ से इशारा करते हुए, वो रहा रास्ता, सीधे चले जाना, पहुँच जाओगे। सक्षम 2 कदम आगे की तरफ जाता है और रास्ते को देखकर वापस से पीछे की तरफ जैसे ही पलटता है, वो लड़की वहाँ नहीं रहती। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।